न नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम कक्षा 11 का जीव विज्ञान बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भाग 5वां पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने यू बैक्टीरिया के बारे में जाना था। यू बैक्टीरिया के बारे में हमने सीखा था कि वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या महत्व है और वे किस प्रकार के जीव होते हैं। आज के वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत मीन्स किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे और इसमें खास करके हम क्राइसोफाइड के बारे में जानेंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये प्रोटिस्टा क्या होता है। तो प्रोटिस्टा वे सभी जीव को कहते हैं जो ना वो पूरे पौधे में आते हैं ना ही वह पूरे एनिमल्स में, वो बीच बीच में होते हैं। ये जीव एक ही कोशिकाएं के बने होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इसकी कोशिका पौधे और जानवरों में जटिल के समान होती है। प्रोटिस्टा का परिचय जानेंगे। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव यानी जिसकी कोशिका एक सुगंधित केंद्र न्यूक्लियस और झिल्ली घिरे कोशिकांड मीन्स मेंबर बॉन्ड ऑर्गेनल से होता है, वे प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। मगर याद रखने की एक बात है जो आप सब लोग ध्यान देना कि इसकी सीमाएं साफ नहीं है, मतलब कि इसकी सीमाएं इतनी ही नहीं है। एक जीव किसी वैज्ञानिक के लिए प्रोटिस्टा हो सकता है तो किसी दूसरों के लिए वो पौधे या फंगस भी हो सकते हैं। ठीक है, फंगस भी हो सकते हैं। और मुख्य जो लक्षण इनमें देखा जाता है, ये अधिकतर एक्वेटिक भी होते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं कि कोशिका का जो न्यूक्लियस वो झिल्ली बंद की तरह होगा। कुछ तो ऐसे होते हैं जो चलने के लिए उनको फ्लैजेला की ज़रूरत पड़ेगी तो किसी को सीलिया की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लो, अमीबा, पैरामीशियम में आपने देखा होगा कि ये प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। तो प्रोटिस्टा का मतलब है एक कोशिकीय पौधे और जानवर के बीच की कड़ी, ना कि आप इसको ये मत करना कि प्रोटिस्टा मतलब जानवर में आ गया या प्लांट्स में आ गया। नहीं, ना जानवर ना प्लांट, बीच बीच में। तो लिखा क्या है वो समझते हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। एक जीव वैज्ञानिक के लिए प्रोटिस्टा है तो दूसरे के लिए पादक हो सकते हैं। क्राइसोफाइड, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लियन, अपवर्क, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब। मुख्य लक्षण जलीय प्रकृति, कोशिका में सुगंधित केंद्र और झिल्ली में अपवत कोशिकांड, कुछ में फ्लैजेला तो कुछ में सीलिया। ठीक है, कुछ इसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसको भी ध्यान से समझना पड़ता है। जैसे कि प्रोटिस्टा के जीव किस प्रकार के होते हैं, आप इसको कलर कर सकता है हाईलाइट। प्रोटिस्टा की कोशिका में कौन से मुख्य रचनाएं होती हैं, प्रोटिस्टा जगत के 3 उदाहरण बताओ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। प्रोटिस्टा का प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आप देखेंगे कि कुछ जीव जो होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। पहला जो आपका है कि अलैंगिक प्रजनन, सरल कोशिका विभाजन। लैंगिक प्रजनन, कोशिका संलयन फ्यूजन। और है युग्मजन, जायगोट का निर्माण, सरलता और विभिन्नता दोनों का मिश्रित। तो देखिए, अलैंगिक प्रजनन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत सरल होता है, बस कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे कि अमीबा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बन जाता है। आप लोग ने पढ़ा होगा कि जैसे ये अमीबा है तो धीरे धीरे अमीबा क्या होता है, हल्का हल्का शेप में जाएगा और ये इसका जो कोशिका ऐसे होते जाएगा। ठीक है, ऐसे। फिर एक टब में क्या होगा कि अमीबा क्या करेगा, दम इस तरह से हो जाएगा, आधा इसका ऐसे जाएगा। फिर एक टाइम में 2 अमीबा बन जाता है, इसके अपने न्यूक्लियस। समझे। अब अमीबा को देख लीजिए, ये एक कोशिका से 2 नई कोशिका बना लेता है। सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। इसमें दो कोशिकाएं मिलकर जाइगोट बनाती है, यानी फ्यूजन होता है, जो कि पाद का एक नया निर्माण करता है। जैसे कि ह्यूमंस में भी जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल में आप पैरामीशियम में क्या होता है, कंजुगेशन के द्वारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो आप इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटिस्टा के प्रजनन के दो प्रकार बताओ। तो आप बता सकते हो कि आप प्रोटिस्टा का प्रजनन एसेक्सुअल, सेक्सुअल। लैंगिक प्रजनन में कौन कौन से होते हैं वो आप बता सकते हो। फिर है आपका क्राइसोफाइट क्या है, ठीक है। तो आप समझिए, इसके जो सदस्य है वो डाइटम्स सुनहरे शैवाल होते हैं। निवास स्थान इसका स्वच्छ जल में पाया जाता है। लवणीय होता है समुद्रीय जल में। अत्यंत सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा। जलधारा के साथ निश्चित रूप में बहते हैं। आपको जल में बहेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो अब हम प्रोटिस्टा का एक खास समूह जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोफाइट के बारे में जानेंगे कि इसके जो सदस्य क्या हैं, डाइटोमस और सुनहरे शैवाल जिसको हम लोग डेस्टमाइट्स बोलते हैं। निवास स्थान फ्रेश वाटर में आपको पाया जाएगा, इवन मरीन वाटर में। मरीन और फ्रेश दोनों वाटर में आपको मिलेंगे। ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए इसको माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा। पानी के साथ बहते हैं, ये नहीं कि अलग से साइड में रखा रहेगा पानी अपना बह रहा, नहीं, पानी के साथ बहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि जब आप झील या तालाब का पानी को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये सूक्ष्म जो जीव हैं वो तैरते दिखेंगे। कौन? क्राइसोफाइट, ये आपको तैरते हुए दिखेंगे। जो क्राइसोफाइट्स के दो उदाहरण अगर लिखने के लिए मिलेंगे तो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं तो आप बता सकते हो, मरीन और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ऐड कर करके याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डाइटम की संरचना क्या होती है, डाइटम किस तरह का इसका संरचना है, तो कोशिका भित्ति जो होगा वो साबुनदानी जैसा होगा। साबुनदानी में जैसे छेद 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 होता है वैसा। दो अतिच्छादित मीन्स ओवरलैपिंग कवच होते हैं। सिलिका से बनी होती है। अपघटक रोधी। मृत्यु के बाद भी सिलिका भित्ति लंबे समय तक बनी होती है। देखो ये जो हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइटोमस, ठीक है, डाइटम का जो स्ट्रक्चर क्या है, तो जो डाइटम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसकी कोशिका जो भित्ति सेल वॉल ये बहुत मजबूत होती है और सिलिका से बनी होती है। किससे बना रहेगा आपका? सिलिका से बनी होती है। इसकी जो संरचना है वो स्टॉप बॉक्स के जैसा होता है। दो ढक्कन जैसी इसमें एक दूसरे से ओवरलैपिंग होगा ढक्कन के जैसा। इस वजह से जो डाइटम की विधि होती है, भित्ति जो होती है वो बहुत टिकाऊ होती है, बहुत टाइम तक चलता है और मरने के बाद भी ये लंबे समय तक बनी ही रहती है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि जब समुद्र तल पर बहुत सारी डाइटम भित्तियाँ इकट्ठी रहती है, ठीक है, समुद्र तल पे। क्यों? क्योंकि तो मर जाने के बाद उसकी भित्ति तो ऐसी की वैसी रह जाएगी। तो इसमें कि डाइटम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ठीक है, तो आप सिलिका से बनी होगी। इसकी संरचना कैसी होती है, तो सॉफ्ट बॉक्स की तरह संरचना होती है, ओवरलैप रहती है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है मृदा, डाइटोमेसियस अर्थ, ठीक है, मृदा। मृत डाइटम की सिलिका युक्त कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में जमा होते हैं। करोड़ों वर्षों में बनी परत डाइटमी मृदा होती है। उपयोग पॉलिश करने में, तेल एवं सिरप निस्यंद, फिल्टरिंग में, महत्वपूर्ण औद्योगिता उपयोगिता में। देखो बहुत अच्छा, इसमें आपको मैं बताती हूँ कि जो डाइटम क्या होते हैं वो मर जाते हैं। इनकी जो सिलिका वाली कोशिका होती है वो सबसे भित्ति उसका नीचे बैठते जाती है,
लाखों साल तक ये एक बहुत मोटा परत बना लेता है। अब जैसे सपोज दैट आप कोई चीज़ छिलका फेंकते जाते हो, कूड़ा का फेंकते जाते हो, तो क्या होता है, एक परत बना लेता है कि नहीं, एकदम मोटा हो जाता है, वैसा ही। इसे कहते हैं हम लोग डायएंट्री मृदा, जिसको हम लोग डाइटोमस अर्थ कहते हैं। इसका उपयोग किस चीज़ में होता है, चीज़ों को पॉलिश करने में, तेल और सिरप को छानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कई औद्योगिक कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट या पेंट बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं इसका डाइटोमस अर्थ का। ठीक है, तो डाइटमिक मृदा कैसे बनती है, बहुत टाइम तक उसके परत जमे रह जाने के कारण। इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, टूथपेस्ट, पेंट, ये सब बनाने के लिए आप बता सकते हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी में महत्व, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, डाइटम जो कि समुद्र के मुख्य उत्पादन प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव भी है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान भी दिखाता है। देखिए, जैसे डाइटम पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये तो आप जानते हैं। इन्हें समुद्र के मुख्य उत्पादन के नाम से भी जाना जाता है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, क्यों प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये सूर्य के प्रकाश से क्या करती है, भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस की मदद से, और समुद्र में खाद्य श्रृंखला फूड चेन की शुरुआत भी करने में इनका योगदान होता है। साथ ही ये पृथ्वी की ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाने का काम करती है। जैसे हमारी सांस लेने वाली ऑक्सीजन का लगभग आधा हिस्सा समुद्र के डाइटम द्वारा बनाया जाता है। पौधे तो है ही, बट डाइटम के द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो आपके मन में होगा कि डाइटम का प्राथमिक उत्पादन क्यों कहा जाता है, ये पृथ्वी के लिए क्यों आवश्यकता है, क्योंकि इसलिए आवश्यकता है कि हमारा ऑक्सीजन बनाने का भी ये बहुत बड़ा काम करती है, इवन फूड चेन में भी काम करती है। तो इस तरह से अब कुछ कंक्लूजन समझ लेते हैं कि जो प्रोटिस्टा है वो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इनके प्रजनन कैसे होंगे, लैंगिक और अलैंगिक होंगे। फिर है ट्राइटोसाफाइट क्या है, तो डाइटम और डिस्डिम बनाता है। फिर है डाइटम की विधि क्या है, सिलिका से बनी होती है, साबुनदानी की जैसी। डायएंट्री मृदा मृत डाइटम से बनी होती है, इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। महत्व क्या है, ऑक्सीजन उत्पादन और समुद्री खाद्य श्रृंखला का नींव देने का इसका काम होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं या इस पे डिस्कशन अपने आप कर सकते हैं कि अगर डाइटम नष्ट हो जाता है तो समुद्र का जो जीवन चक्र है वो किस तरह से प्रभावित होता है। दूसरा, क्या डाइटम को पौधे माना जा सकता है, और माना जा सकता है तो क्यों। तीसरा, प्रोटिस्टा को जीव जगत की मध्य कड़ी क्यों कहा जाता है। चौथा, डायएंट्री मृदा हमारे जीवन से कहाँ कहाँ उपयोगी है। इन सब क्वेश्चन को आप माइंड में सोचो जब ये वीडियो देखने के बाद, और इसके जो आंसर होंगे वो आप अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करो, क्योंकि इससे आप पूरे चैप्टर्स का भाग बाई भाग हम कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन से आप अपना एनालाइज कर सकते हो कि हमें कहाँ तक समझ में आया, हम क्या क्या चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे आपका डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में जानेंगे कि ये भी एक प्रोटिस्टा जगत का ही सदस्य है, मगर ये किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, ये कैसे इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में जानेंगे। मगर इसमें ये भी मैं बता देती हूँ कि इनके पास चलने के लिए फ्लैजिला नहीं होती, तो ये किस तरह से चलते हैं वो भी हम इसके आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।